यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सेक्शन को हम देख रहे हैं। अब तक हम भारतीय संविधान के हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के सेक्शन को देख रहे हैं, जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक देख चुके हैं, यानी ये सारे वीडियो अब तक हम अपलोड कर चुके हैं। अगर हम देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, इसके बहुत सारे प्रोविजन हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी विद्यमान है। ये एक्ट 1937 से लागू हुआ, लेकिन 1939 में जाकर के इसको वापस ले लिया गया, इफेक्ट से हटा लिया गया। 1939 में हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका, रसिया, चाइना ये ब्रिटिश के साइड से लड़ रहे थे और उन्होंने ब्रिटिश पर दबाव बनाया कि जो है भारतीय सैनिकों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए इस युद्ध को जीतने के लिए। उन्होंने कहा यह अनिवार्य है, इसलिए ब्रिटेन पर उन्होंने दबाव बनाया। तो ब्रिटेन ने क्या किया, बड़ा चालाकी से भारतीयों को लुभाने के लिए उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद कुछ इंटरमीडिएट डेवलपमेंट ला दिया। तो उन डेवलपमेंट्स का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ा है वो हम देखेंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन पर इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ा, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात पहली बार कही गई। यानी जब विपत्ति आई ब्रिटिश के ऊपर, द्वितीय विश्व युद्ध में उन्हें लगा कि वो हार जाएंगे, तो अमेरिका, रसिया, चाइना इन सब ने दबाव बनाया कि भारत का सहयोग लिया जाए। तब जो है ब्रिटिश ने 3 इंटरमीडिएट डेवलपमेंट लाए, जो कि 1935 के बाद आए थे। तो पहला था क्रिप्स मिशन, 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन आया ही क्यों था, तो एक्चुअल में क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग लेना था। हम देखेंगे अभी क्रिप्स मिशन क्या है। इसके अलावा देखते हैं 2 और मिशन आए थे। दूसरा था कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आता है, और तीसरा जो था वो था माउंटबेटन प्लान, ये 1947 में आया था। तो हम एक एक करके इन तीनों को देखेंगे। तो क्रिप्स मिशन देखेंगे, फिर हम कैबिनेट मिशन देखेंगे, और उसके बाद माउंटबेटन प्लान का क्या प्लान था, उसके इफेक्ट क्या पड़े। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, एस्पिरेंट टू आईएएस। माई सेल्फ सत्यवान आनंद। हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के सेक्शन से। अगर हम देखें तो जो ये प्रोविजन हमको दिख रहे हैं, ये 3 प्रोविजन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद जो आते हैं, एक्चुअल में हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इनका ज़्यादा है। तो जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये जो 3 इंटरमीडिएरी हैं, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन प्लान, ये एक्चुअल में हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका महत्व ज़्यादा है और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका इंपॉर्टेंस कम है। जैसा कि हमने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट इन मिशन का नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, उसके लिए ये ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास उनके पास सेना चाहिए थी, भारतीयों का सपोर्ट चाहिए था, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये प्लान लाए थे। हम देखें क्रिप्स मिशन जो है, ये हम फोटो में देख सकते हैं। ये क्रिप्स मिशन का एक फोटो है, एक जो डेलीगेशन आई हुई थी, 1942 का फोटो है। अगर हम देखें क्रिप्स मिशन के, तो क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में आता है, और इसके जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, वो भारत आए। अब बात ये आती है कि स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये थे कौन, और इन्हीं को ब्रिटिशर्स ने भारत में भेजा। इससे पहले हम देखते हैं, हम अपने समाज में जानते हैं, अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हों, दुश्मन हों, लेकिन एक को दूसरे से किसी तरह का कोई काम निकालना हो, तो करता क्या है, वह व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जिसके वजह से दोनों में सामंजस्य बैठ सके, मीडिएशन हो सके। यानी एक पक्ष ऐसे व्यक्ति की तलाश करेगा, चाहे उसके गुट में भले ही हो, कि जो दूसरा गुट भी उसकी बात मानने को तैयार है। तो ये क्रिप्स थे एक्चुअल में जो भारत में मूवमेंट चल रहा था, इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, इसके वो सपोर्टर थे। क्रिप्स मिशन जो आया था, इसके हेड स्टेफोर्ड क्रिप्स कहते थे कि भारतीयों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और उनको आज़ाद कर देना चाहिए। ये उनका एक व्यू था, ओपिनियन था। तो इन्होंने क्या किया, कहा स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा और कहे क्या, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल लेके आ रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि हम भारत को
सपोर्ट करेंगे अगर भारत हमें वार में, वर्ल्ड वार फर्स्ट 14 से 19 में हुआ था, सॉरी 1914 से 1918 तक हुआ था, और वर्ल्ड वार सेकंड 1939 से 1945 तक हुआ था। तो जो वर्ल्ड वार सेकंड था उसमें कहा कि अगर भारतीय हमें सपोर्ट करें तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल लेकर के आएंगे। यानी बड़ा चालाकी था, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से लो। उन्होंने क्या कहा कि स्टीफोर्ड क्रिप्स जो है ये लेफ्ट विंग लेबराइट्स थे, लेबर सपोर्टर थे, साथ ही साथ ये लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स थे, यानी वहाँ का जो लोकसभा है उसके लीडर थे, और साथ ही ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश वार कैबिनेट जो उस समय युद्ध चल रहा था उसका जो युद्ध का मंत्रालय बन गया था उसके ये हेड थे। वो क्या कर रहे थे, एक्चुअल में इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, इसीलिए उनको भेजा गया जिससे कि भारतीय मान जाए। जो भारत में आए तो उन्होंने कहा कि हम एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन लेके आ रहे हैं, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल बनाने के लिए। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा अगर भारतीय हमें सपोर्ट करेंगे तब हम जो है एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तब हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट करें। यानी बड़ा ही चालाकी से बात कही गई। पहला काम, भारतीय हमें सपोर्ट करें, कब, 1942 में। युद्ध कब शुरू हो गया है, 1939 में। युद्ध कब खत्म होगा किसी को नहीं पता है, तो युद्ध कब खत्म होगा किसी को नहीं पता है, पर अभी के जस्ट हमें सपोर्ट चाहिए इंडियंस का। और जब युद्ध खत्म हो जाएगा, एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, तब हम इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल देंगे, एक ड्राफ्ट हम ला करके इन्हें देंगे जिस पर ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो ये जो है उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने रखा और कहा कि ये दोनों ग्रुप जो है, दोनों पार्टी एक्सेप्ट करें इसे। ऐसा प्रपोजल में, क्रिप्स मिशन के प्रपोजल में कहा गया था। आगे देखें प्रपोजल में क्या क्या कहा गया। तो उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उससे बनाई जाएगी और उसे बनाने का अधिकार किसके पास होगा, तो इंडियन पीपल के पास होगा। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी उसको बनाने का अधिकार, उसमें जो मेंबर होंगे उन्हें इलेक्ट करने, इलेक्शन के माध्यम से होगा, और इलेक्ट करने का अधिकार इंडियन पीपल का होगा। यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया की बात करते हैं। आगे क्या कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रोवाइड इंडिया डोमिनियन स्टेटस। अब ये क्या तमाशा है, अब तक कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तुम अपना बना लो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, तुम्हें स्वतंत्रता होगी कि तुम स्वयं इलेक्ट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर का। अब कह रहे हैं डोमिनियन स्टेटस देना। डोमिनियन स्टेटस का मतलब वही है कि सिर्फ शब्द बदल जाएंगे। जैसे 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम वायसराय ऑफ इंडिया हो गया, उसी तरीके का ये मतलब था कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि जो सॉवरेनिटी होगी वो अभी भी ब्रिटिश क्राउन के पास होगी। यानी और भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय भारत में रहेगा। इसका साफ मतलब था कि भारत के शासन का असली व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति ब्रिटिश क्राउन होगी, वो एक गवर्नर जनरल नियुक्त कर देगा। इंडियन को इसका मतलब साफ साफ हम कह सकते हैं, अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो राज्य सरकार के पास एक लिमिटेड पावर है और केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा पावर है, तो बिल्कुल ये कहना चाहते थे कि जो प्रेजेंट टाइम में राज्य सरकार के पास लिमिटेड पावर है उसी तरह की पावर दी जाएगी भारत को, और संपूर्ण पावर ब्रिटिश क्राउन में रखा जाएगा। ब्रिटिश क्राउन संपूर्ण होगा, भारत रिपब्लिक नहीं होगा। इंडिया एक के क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम होगा। कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल देश हो जाएंगे, और एक मोनार्की सिस्टम होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा, जो कि प्रेजेंट टाइम में ब्रिटिश की अपनी स्टेटस है, यानी रिपब्लिक नहीं होगा। ये उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस देंगे। दूसरी बात क्या कहा, देयर शुड बी वन इंडियन यूनियन। वन इंडियन यूनियन का मतलब यह था कि जितने भारत में राज्य थे, जो ब्रिटिश इंडिया है चाहे प्रिंसली स्टेट है, उन सबको मिलाकर के एक फेडरेशन बनाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमने देखा, वहां पर भी ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी, परंतु प्रिंसली स्टेट एक्सेप्ट नहीं किए, जिसकी वजह से वो प्रोविजन एक्चुअल में इफेक्ट में आ ही ना सका। तो ये बात तो सही थी कि भारत में बहुत सारे राज्य थे और सभी शासक वर्ग अपने आप को एक राष्ट्र की तरह बिहेव करते थे, वो एक नया देश घोषित करना चाहते थे, कोई भारत के साथ आना नहीं चाहता था। तो ये प्रोविजन तो अच्छा था, लेकिन ये प्रोविजन एक्चुअल में सब कुछ खेल खत्म कर देने वाला था। इसलिए हमारी स्वतंत्रता का द एंड मिलने से पहले ही इसका अगर हम देखें प्रपोजल क्या बता रहा है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि जो हमको स्वतंत्रता मिलेगी
वो मिलने से पहले ही द एंड हो जाएगा। तो ऐसी स्वतंत्रता जो मिलने से पहले ही द एंड हो जाए उसे डोमिनियन स्टेटस कह सकते हैं। ये प्रपोजल जो है वन इंडियन यूनियन की बात की गई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी कहा गया था। आगे देखें क्रिप्स मिशन की बातें, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोविंस हैं, बहुत सारे प्रोविंस हैं भारत में, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हैं, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रिंसली स्टेट शामिल होंगे ये उनका अपना डिसीजन होगा। यानी साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो स्टेट हैं, प्रोविंस हैं या जो प्रिंसली स्टेट हैं, उनका अपना खुद का डिसीजन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया में शामिल होंगे कि नहीं। फ्री टू रिटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, यानी वो चाहे तो स्वयं का कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, वो चाहे तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सहयोग करें। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सहयोग करने का मतलब वो भारत के साथ विलय करेंगे, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है वन इंडियन यूनियन, इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट जो करेगा वही भारत के सभी लोग मिलकर के कानून बनाएंगे। तो उन्होंने ये जो प्रोविंस थे उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोविंस एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसके ऊपर दबाव नहीं बनाया जाए। तो प्रोविंस हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, उनके पास जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने कह दिया कि सेपरेट पावर दे देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट वो स्वयं करें। यानी अगर कोई राज्य अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं बनाना चाहता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे एम्पावर करेगा, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, वो नया देश बनाए। जब भी भारत स्वतंत्र होगा, स्वतंत्रता का मतलब था नहीं डोमिनियन स्टेटस था, तो कहना था कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगी। अगर कोई राष्ट्र के रूप में अपने आप को डोमिनियन स्टेटस, यानी वो एक्चुअली एम्पायर कौन होगा, ब्रिटिश एम्पायर होगा। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर डोमिनियन स्टेटस अगर किसी को चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं बनाना चाहता है तो बना सकता है। अगर वो चाहता है कि भारत के साथ हम मिल जाएंगे, एक भारत संघ बनाएंगे, इंडियन यूनियन बनाएंगे, तो वो उसके साथ मिल सकता है। ये प्रोविजन थे क्रिप्स मिशन के। तो क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिप्स मिशन एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही इसका मतलब है कि इसने दो चीज़ें कही। पहला हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात कर रहा है, और दूसरा इसने इंडियन यूनियन की बात कर रहा है। तो ये दोनों ही पॉइंट से अगर हम उनके इंटेंशन को न देखें, इंटेंशन तो बुरा था क्योंकि वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस की बात हम छोड़ दें तो एक भारत संघ बनाने की, जो आज हमारा देश एक यूनियन ऑफ स्टेट ही है, भारतीय संविधान का प्रथम आर्टिकल कहता ही है कि भारत जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी केवल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन किए हैं। आगे हम देखें इसका हमारे लिए महत्व कितना है। तो कैबिनेट मिशन नहीं, क्रिप्स मिशन की जो बातें हैं यूपीएससी के लिए क्या महत्व है इनका, तो हम देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन 2022 इसी साल क्रिप्स मिशन पर एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स nominated by the provincial assemblies as well as the princely state. Second statement, any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. दो स्टेटमेंट है, क्रिप्स के ही पार्ट है, मतलब जो क्रिप्स का प्रपोजल था वहीं से आए हैं। पहला क्या कह रहा है कि जो प्रोविंशियल असेंबली होंगी और प्रिंसली स्टेट होंगे वो मेंबर को नॉमिनेट करेंगे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी उसके मेंबर का सिलेक्शन हम अभी देखे हैं। क्या कहा गया है कि इसको क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड फॉर द पर्पज बाय द इंडियन पीपल। अब बाय द इंडियन पीपल ये बात कही गई है। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो हम देखते हैं कि मार्च 1942 में आती है स्टीफोर्ड, यहाँ भारत में आते हैं। मेन प्रपोजल में हम देखते हैं यहाँ पर कि इंडियन यूनियन विथ ए डोमिनियन स्टेटस वुड बी सेटअप वुड फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल है, उसको हम अलग से देखेंगे। तो उनका कहना था कि कोई भी कॉमनवेल्थ में ज्वाइन करना चाहता है। कॉमनवेल्थ का मतलब था जितने ब्रिटिश एम्पायर के राज्य, यानी जो भी कॉलोनी है, साम्राज्यवाद की नीति के तहत जो गुलाम देश हैं, उनका एक संगठन है जिसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी
युद्ध के बाद बनेगी। साथ साथ मेंबर ऑफ द असेंबली वुड बी पार्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल मेंबर थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पार्टली नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस। तो ये बात आती है कि यहाँ पर जो हम देखते हैं ये एक्चुअल में वो डायरेक्ट जो कहना चाहते हैं कि इलेक्शन के माध्यम से होगा, तो ये इलेक्शन का माध्यम एक्चुअल में कन्फर्म नहीं था। इसमें इस स्टेट में एक्चुअल में क्लियर नहीं होता है कि इलेक्शन डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि अगर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव देखें तो ये जनता ही चुन रही है, लेकिन जनता कैसे चुन रही है, इनडायरेक्टली चुन रही है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में हम देखें तो ये विवादित स्टेटमेंट है। यूपीएससी विवादित स्टेटमेंट उसके होते हैं, सरप्राइज देता है। अगर हम इसको डायरेक्ट इलेक्शन मानेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर हम एक मिनट अगर हम डायरेक्ट मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, नॉमिनेटेड बाय, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर पीपल की बात हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट सही नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो दूसरा स्टेटमेंट में क्या कहते हैं कि एनी प्रोविंस सेपरेट एग्रीमेंट बना सकते हैं। तो ये अभी भी हमने पढ़ा कि सेपरेट एग्रीमेंट कोई भी बना सकता है, ये कंडीशन दी गई थी। तो हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो हम आंसर देखते हैं कि आंसर होगा डी। यहाँ पर सभी प्रोविंस के नामिनेशन की बात नहीं की गई थी, इलेक्शन की बात की गई थी, जबकि यहाँ क्वेश्चन में नामिनेशन है। तो मेंबर का नामिनेशन की बात नहीं की गई थी, इलेक्शन। हाँ, ये बात नहीं है उसमें क्लियर कि इलेक्शन जो है डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा। ये 2022 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। आगे हम देखते हैं यूपीएससी ने एक क्वेश्चन और पूछा है 2016 में। यानी हम देखते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं, उनके थीम रिपीट होते हैं। तो 2016 के क्वेश्चन को देखते हैं। द प्लान ऑफ सर स्टेफोर्ड क्रिप्स envisaged दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ऐसा तो हमने देखा ही नहीं अभी तक। इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस। ऐसी बात भी नहीं चली थी कि भारत का विभाजन किया जाएगा, ऐसी बात नहीं हुई थी। इंडिया शुड बी मेड ए रिपब्लिक विथ द कंडीशन दैट शी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ। रिपब्लिक की बात ही नहीं, वहां पर क्या बात हो रही थी कि वहां पर जो है इंडिया शुड गिवन ए डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि रिपब्लिक नहीं होगा। यानी अगर सी होता है तो डी नहीं होगा, डी होता है तो सी नहीं होता है। अगर हमको सिर्फ शब्द का मतलब पता हो कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, डोमिनियन का क्या मतलब होता है, तो दोनों में से एक को तो हम हटा ही देंगे। तो हम देखते हैं कि डोमिनियन स्टेटस कहा गया था, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। तो 2016 का क्वेश्चन है, इसमें इंडिया शुड गिवन ए डोमिनियन स्टेटस, ये आंसर सही है। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू द क्रिप्स मिशन। यही क्रिप्स मिशन ने जो डोमिनियन स्टेटस की बात कर दी तो ज़्यादातर भारतीय नाराज हो गए और उन्होंने उसी के रिस्पॉन्स में, उसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। तो ये था जो है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बाद भारत में आता है कैबिनेट मिशन। ये आता है 1946 में। जो कैबिनेट मिशन आता है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। फिर से क्रिप्स भी इसमें आएंगे, लेकिन वो मेंबर के रूप में आते हैं। तो हम अब यहाँ देखते हैं कि कैबिनेट मिशन क्या है। कैबिनेट मिशन की हम बात करें, अब ये कैबिनेट मिशन आया क्यों, ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। हम जानते हैं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और साथ ही साथ उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ब्रिटिश जो हैं तबाह हो गए थे। वो युद्ध में तबाह हो गए और युद्ध में जब तबाह हो गए, ऊपर से भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो भारत के साथ साथ दुनिया के जितने देशों में ब्रिटिश ने कॉलोनी बनाए थे, गुलाम बनाए थे देशों को, हर देश में उपद्रव शुरू हो गया था, ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। इसलिए उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी और उनको ऐसा लगने लगा था कि अब हम ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब भारत को हम स्वतंत्र करेंगे। तो भारत को स्वतंत्र करने के प्रपोजल को लेकर के कैबिनेट मिशन आया था, लेकिन कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट किया गया नहीं किया गया, ये एक डिस्कशन का मैटर है। जैसा कि हमने पहले कहा, ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखेंगे। तो मार्च 1946 में क्लेमेंट एटली, ये क्लेमेंट एटली कौन है, ये 1946 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने क्या किया, एक कैबिनेट मिशन भेजा।
कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे एक्चुअल में, जिनमें कौन थे? पैथिक लॉरेंस, ये 1946 में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। दूसरे मेंबर स्टेफर्ड क्रिप्स, जिनके अभी हमने जिक्र किया क्रिप्स मिशन का, ये प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। और ए भी अलेक्जेंडर थे जी, ये कौन थे? फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी टू इंडिया। ये 3 मेंबर कैबिनेट मिशन में भारत आए थे 1946 में। आगे देखिए इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत को स्वतंत्रता दी जाए। क्लेमेंट एटली जो थे ये भारत की स्वतंत्रता के समय भी यही 1947 में प्रधानमंत्री थे। तो इनका जो है व्यू था कि भारत को स्वतंत्रता देना चाहिए। ये 1932 में भी सपोर्ट किए थे, जब भारत में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था उस समय भी ये सपोर्ट किए थे। 1900 करीब 27-28 साइमन कमीशन के टाइम है, उसके बाद 1932-33 तक, मतलब वो जो पीरियड था उसमें ये इंडियन को सपोर्ट करते थे। जैसे क्रिप्स सपोर्ट करते थे, क्लेमेंट एटली भी सपोर्ट करते थे कि भारतीयों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेबर पार्टी के थे। ब्रिटेन में 2 पार्टियां प्रमुख हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। प्रेजेंट टाइम में कंजर्वेटिव पार्टी का रूल है। कंजर्वेटिव पार्टी अक्सर भारत के पक्ष में नहीं रहते हैं, लेबर पार्टी रहती है, लेकिन उस समय लेबर पार्टी पक्ष में थी। अब इस समय तो लेबर पार्टी है नहीं सरकार में। तो क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। उन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव था अचीव इट्स इंडिपेंडेंस, भारतीयों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्द संभव हो सके। और इसके लिए उन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन जो जा रहा है ये क्या करेगा? वे तलाश करेगा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होगी, कैसे मेंबर की नियुक्ति होगी, क्या क्या प्रावधान होंगे। तो कैबिनेट मिशन के हम देखते हैं, इसमें जो प्लान था उन्होंने कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया। अब हम देख रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी आया था, ऑल इंडिया फेडरेशन के नाम पर। क्रिप्स मिशन में भी आता है यूनियन इंडिया यूनियन, और यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे आता है। इसमें क्या कहा गया? कंप्राइजिंग बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड द स्टेट। तो स्टेट है ब्रिटिश इंडिया है, और जो जैसे कुछ राज्य बिल्कुल स्वतंत्र थे, कुछ राज्य प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट का मतलब था कि उन पर ब्रिटिश का कंट्रोल था, और जो ब्रिटिश इंडिया था तो उन पर कंप्लीट कंट्रोल था। उन्होंने कहा कि जो भी इनका जुरिडिक्शन होगा, ब्रिटिश इंडिया का, प्रिंसली स्टेट का, इंडियन स्टेट का, उनके जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें फॉरेन अफेयर, विदेश मंत्रालय, डिफेंस और कम्युनिकेशन, संचार का भी पावर दे दिया जाएगा। और इनके स्वतंत्रता की बात उन्होंने किया। साथ ही साथ हम एक चीज और देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हमने देखा था कि रेजिडुअरी पावर किसको मिला था? वायसराय को मिला था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिडुअरी पावर का क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से रेजिडुअरी पावर किसे दिया गया था, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। ये वायसराय को दिया गया था। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कैबिनेट मिशन में कि रेजिडुअरी पावर प्रोविंस को दी जाएगी, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास न होकर के ये प्रोविंशियल और स्टेट के गवर्नमेंट के पास रहेगा। आगे देखें कैबिनेट मिशन ने क्या कहा, यूनियन वाज टू हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब क्या कह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि 1935 के पहले भी 1919 के बाद भारत में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों की अच्छे से स्थापना हो चुकी। उसके पहले भी थे लेकिन उसमें थोड़ा वेग कॉन्सेप्ट था, ट्रांसपेरेंसी कम थी। 1935 तक तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया था। तो इन्होंने कहा था कि भारत में जो यूनियन होगा इसके पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों होंगे, और दोनों ही में रिप्रेजेंटेटिव किसके होंगे? प्रोविंस और स्टेट के, यानी एग्जीक्यूटिव में भी प्रोविंशियल मेंबर होंगे और स्टेट के भी मेंबर होंगे, साथ साथ लेजिस्लेचर में भी प्रोविंस और स्टेट के दोनों होंगे। यानी सिंपल जैसे हम आज देखते हैं कि भारत में एग्जीक्यूटिव सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर गुजरात के हैं, गृह मंत्री गुजरात के हैं, रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। तो अलग अलग सभी राज्यों को मिला करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है, जिससे कि एक समानता दिखे। लेजिस्लेचर की क्या बात है, तो लोकसभा राज्यसभा पूरे देश के मेंबर से चुने जाते हैं। यही कहना चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में सभी प्रोविंस और सभी स्टेट के मेंबर यानी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। उन्होंने साथ साथ कहा कि प्रोविंस कुड फॉर्म ग्रुप विद इन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर
एंड ईच ग्रुप कुड बी कॉम्पिटेंट टू डिटरमाइन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब क्या कहते हैं कि जैसे सेंट्रल लेवल पर, यूनियन लेवल पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर होंगे, उसी तरह एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर प्रोविंशियल स्तर पर भी होंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर होगा कि कौन सा सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी, यूनियन गवर्नमेंट के पास होगी, और कौन सी पावर सब्जेक्ट स्टेट के पास होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होगा, ये डिसाइड करने की पावर किसके पास दी गई? प्रोविंस को। ये पावर कैसे मिली? तभी हमने देखा कि रेजिडुअरी पावर प्रोविंस को दी गई। जब रेजिडुअरी पावर है, इसका मतलब है कि उनके पास ऑटोनॉमी आ जाएगी। तो ये था हमारा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन पर यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, इसे हम देखते हैं। तो 2015 में एक क्वेश्चन आया था, विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट रिकमेंडेड ए फेडरल गवर्नमेंट, इट इनलार्ज द पावर ऑफ द इंडियन कोर्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियन सिविल सर्विस। तो हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि हमने इंडियन सिविल सर्विस की कोई बात ही नहीं किया, हमने इंडियन कोर्ट की भी कोई बात नहीं की, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ ए, यानी ये जो है फेडरल गवर्नमेंट की बात किया था, यूनियन ऑफ इंडिया की कैबिनेट मिशन ने। तो इसका आंसर ए होगा। यानी काफी आसान क्वेश्चन आया था 2015 में। अब इसके बाद है हमारे पास माउंटबेटन प्लान। तो माउंटबेटन प्लान की बात करें, माउंटबेटन प्लान आया था एक्चुअल में कैबिनेट मिशन ने डिसाइड कर दिया था कि भारत का जो है स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन जैसे कैबिनेट मिशन आया, मुस्लिम लीग ने उपद्रव खूब बड़ा करना शुरू कर दिया। बहुत ही उपद्रव हुआ था बंगाल में और पंजाब में। बंगाल का मतलब प्रेजेंट टाइम का पश्चिम बंगाल, अब बांग्लादेश पूरा, और साथ ही साथ जो पंजाब है, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान का पंजाब, ये सब मिला करके पंजाब था। तो बंगाल और पंजाब में बहुत ही उपद्रव हुआ, खून खराबा हुआ, लाखों लोग मारे गए। सिर्फ इसलिए मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो हमारा जो नए देश बनाने का सपना है, पाकिस्तान बनाने का सपना है, वो चकनाचूर हो जाएगा, पाकिस्तान बन नहीं पाएगा। इसने कहा कि भारत को स्वतंत्रता देने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसाइड करे, ये कंफर्म करे कि पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। इस वजह से बहुत ही खून खराबा हुआ, बहुत उपद्रव हुआ। उसके बाद से एक और प्लान हम देखते हैं आ जाता है, माउंटबेटन प्लान, यानी एक और मिशन भेजा गया जिससे कि भारतीयों के फ्यूचर को डिसाइड किया जाए। और इसने जो माउंटबेटन प्लान आया, इसने 2 ही चीजें मेन बात थी। पहला, भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, वह कब मिलेगी, और दूसरा प्लान था कि भारत का विभाजन होने के, स्वतंत्रता के साथ ही साथ भारत का विभाजन भी हो जाएगा। तो माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, ये नेहरू और इधर जिन्ना, ये दोनों लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। भारत का विभाजन, यानी माउंटबेटन प्लान से ही भारत का विभाजन हो जाता है और भारत की स्वतंत्रता का आगे का कार्यक्रम चलता है। तो हम देखते हैं एक्चुअल में जो प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर, तो जो माउंटबेटन प्लान था 1947 में आता है, ये 3 जून 1947 को आया था। ठीक है, एक्चुअल में गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो ये जो प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर था, किसमें? इंडियन के साथ साथ उसने ये भी कहा कि हम एक माउंटबेटन प्लान में ये प्रपोजल था। दूसरा उसने कहा कि भारत का जो है प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का मतलब जिस पर ब्रिटिश का कंट्रोल था, उसने कहा कि हम ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन करेंगे, भारत और पाकिस्तान नाम से 2 देश बनेंगे, और जितने प्रिंसली स्टेट हैं जिनका अपना अस्तित्व है, वो जिस भी यूनियन में जाना चाहें, वो भारत के साथ मिलना चाहे भारत में मिले, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहे पाकिस्तान में मिले, और अगर वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रहें। तो इन्होंने कहा कि प्लान फॉर पावर ट्रांसफर ऑफ पावर, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगर हम देखें 1947 में भारत का जो मैप था, ये जो हमें कत्थई कलर के मैप दिख रहा है, मैप में एरिया दिख रहे हैं, यही है ब्रिटिश इंडिया। ये जो ग्रीन है, ग्रीन और कत्थई दोनों को देख लें, तो ग्रीन और कत्थई जो कलर है, ये है ब्रिटिश इंडिया। और जो व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर जितने हैं, ये सब के सब क्या है? ये हैं प्रिंसली स्टेट। तो हम देखते हैं कि भारत के बहुत बड़े हिस्से पर, स्पेशली राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ और ये आंध्रा
आंध्रा तो नहीं, आंध्रा ये है तेलंगाना और महाराष्ट्र का हिस्सा है, और ये कर्नाटक का हिस्सा है, केरल का हिस्सा है, इधर जो है त्रिपुरा है, इधर मेघालय है। इन सब रीजन का अपना एक अस्तित्व था, ये प्रिंसली स्टेट थे। जब ब्रिटिश ने डिवाइड किया तो उन्होंने ये हिस्सा पाकिस्तान बनाया और एक हिस्सा ये पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान दो पार्ट में बटा। ये हिस्सा पाकिस्तान था और ये हिस्सा, ये रेड कलर जो है ये इंडिया था, और जितने व्हाइट कलर में है इनके पास ऑटोनॉमी दी गई कि चाहे तो भारत के साथ मिल जाए, या चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिले, या चाहे तो स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में राष्ट्र का निर्माण करें। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर था, और ये जो है काफी ज्यादा खून खराबा भी इसके वजह से हुआ। जो माउंटबेटन प्लान था उसने कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। फिर से देखिए, क्रिप्स मिशन का भूत फिर से आ गया, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस दिया क्यों गया? एक्चुअल में इसका जो इंटेंशन था वो क्रिप्स मिशन वाले इंटेंशन का नहीं था। क्रिप्स मिशन में बाद में कहा गया था, जब भारतीयों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो सब कहें कि एक्चुअली हमारा तो इरादा ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का भी नहीं था, वो तो हम केवल प्रलोभन दे रहे थे कि भारतीय युद्ध में शामिल हो। यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि जब ब्रिटिश भारत को एकाएक अचानक में छोड़ कर चले जाएंगे तो शासन कौन देखेगा? भारत में बहुत ज्यादा राज्य हैं, बहुत ज्यादा प्रिंसली स्टेट हैं, तो अगर एक सेंट्रल पावर नहीं रहेगी तो देश बिखर जाएगा। ये अच्छी बात थी, ये इनका इंटेंशन है। हमें देखिए यहाँ पर इनका प्लान चाहे जैसा दिख रहा हो कि डोमिनियन स्टेटस होगा, भारत की जो है रिपब्लिक नहीं होगा, इसके जो है ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा की तरह दिखेगा, हिस्सा नहीं होगा, हिस्सा की तरह दिखेगा। यहाँ पर इंटेंशन गलत नहीं था, यहाँ पर कहना था कि ब्रिटिश क्राउन जो है होगा मेन पावर, लेकिन एक्चुअल में पास ऑटोनॉमी एंड सॉवरेनिटी मिलेगी। दोनों देश को सॉवरेनिटी का मतलब क्या? सुजर्निटी या सोवरेन देश का मतलब होता है सेपरेट एंड कंप्लीट एग्जिस्टेंस, यानी कोई भी देश का दूसरे देश पर कोई प्रभाव नहीं है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। डोमिनियन का मतलब सिर्फ इतना था कि जब तक ये राष्ट्र अपने अस्तित्व को एक संगठित फॉर्म में, स्ट्रांग फॉर्म में अरेंज नहीं कर लेते हैं तब तक डोमिनियन रहेगा। तो भारत 1948 तक रहा और पाकिस्तान जो है 1954 या 1956 तक रहा है। कैन मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो माउंटबेटन प्लान ने कहा कि अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर दोनों राष्ट्र के पास होगी। भारत और पाकिस्तान दोनों अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कोई एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। प्रिंसली स्टेट वेयर गिवन द राइट टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। ठीक, तो उन्होंने कहा कि प्रिंसली स्टेट दो तरीके से भारत या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला जियोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी, यानी उनकी जियोग्राफी क्या है, और दूसरा पीपल्स बेस। उन्होंने कहा जियोग्राफी का मैटर ये है कि जैसे यहाँ पर एक जूनागढ़ था गुजरात में, तो उसने गुजरात का जूनागढ़ वाला ने कहा कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, जबकि जूनागढ़ की 98% आबादी हिंदू थी। पाकिस्तान का बंटवारा सिर्फ इसलिए हुआ था कि भारत और पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बंटवारा हुआ, लेकिन जूनागढ़ की आबादी 98% हिंदू थी, 2% मुस्लिम। जूनागढ़ का जो शासक था वो मुस्लिम था, उसने कहा कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। ये कैसे संभव होगा? तो उन्होंने कहा कि दो चीजें सामने रखी जाएंगी। पहली बात, जनता क्या चाहती है और जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, ये दो बेस पर बनाए जाएंगे। हैदराबाद, ये जो है हैदराबाद ने भी भारत में मिलने से मना कर दिया था। ये जो देखिए यहाँ एक कश्मीर का रीजन है जो आज हमारे देश का हिस्सा है, और पाकिस्तान ने उसको, अब यही जो प्लान था माउंटबेटन प्लान कि चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट था ये बड़ा घातक हुआ। जूनागढ़ कहा हम स्वतंत्र रहेंगे, ये कहा हैदराबाद कहा हम स्वतंत्र रहेंगे, उड़ीसा कहा हम स्वतंत्र रहेंगे, यहाँ भोपाल उसने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे, बड़ौदा कहा हम स्वतंत्र रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर तीन ही के हम स्वतंत्र रहेंगे, बहुत सारे राज्यों ने कहा। वो तो सरदार पटेल की अच्छी नीति थी, सूझबूझ था कि सारे राज्य धीरे धीरे कंट्रोल में आ गए। यहाँ पर भी कंट्रोल हो गया जूनागढ़ में, और अंत में यहाँ पर पुलिस फोर्स भेजा गया जिसको ऑपरेशन पोलो कहा गया था। तो हैदराबाद भारत में शामिल हुआ। कश्मीर पर जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया तब वो भारत में सम्मिलित होने आया। तो नेहरू ने क्या कहा, हम सम्मिलित नहीं करेंगे जब तक वो साइन नहीं करेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। ये बड़ा विवादित मैटर हो गया और वहीं से क्रिएट हो गया कश्मीर का मुद्दा, जो कि आज भी बहुत भयंकर है। और कश्मीर का जो हिस्सा है भारत के पास केवल
जो है 50% हिस्सा करीब करीब है, 32% करीब करीब 20% हिस्सा जो है उसके पास है। 32% नहीं, 32% हिस्सा पाकिस्तान के पास है और उसके बाद भारत के पास है। तो ये था माउंटबेटन प्लान। तो ये 3 इंटरमीडिएट प्लान थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद आए थे, और इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस कम है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इनका इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कुछ भी पूछना हो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो अपडेट होंगे उन्हें पाने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू। हाँ, एक बात और, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? आगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी हम भारत को आज़ादी का अंतिम एक्ट अब आने वाला है। जस्ट इसके बाद का वीडियो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसे देखना बिल्कुल ना भूलें, इसलिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद।